ठीक है, अब हम लोग टेंशन का मेथड सीखते हैं और मैक्सिमम टाइम हमको इसी मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। इस मेथड को सीखने के लिए थोड़ा सा मैं आपको वर्क के बारे में बता दूं कि वर्क कैलकुलेट कैसे होता है। अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल थीटा है तो वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स कॉस थीटा। ठीक है, ये वर्क का फॉर्मूला है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल थीटा होगा तो वर्क हो जाता है एफ एक्स कॉस थीटा। इसमें इंपॉर्टेंट केसेस बन जाते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ है। ठीक है, हो सकता है कोई बॉडी हो इस तरीके से। अब इसमें एक केस ये बन जाता है जब फोर्स भी लग रहा है राइट में और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है राइट में, तब ये एंगल जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा और वर्क डन की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू एक्स। ठीक है, दूसरा केस जो हमें यूज करना है उसमें फोर्स मान लो लेफ्ट में लगा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट में, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा और वर्क हो जाएगा माइनस एफ एक्स। तो ये दो केस आप याद रखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि सेम डायरेक्शन पे होगा तो प्लस एफ एक्स लिखना है, अपोजिट डायरेक्शन पे होगा तो माइनस एफ एक्स लिखना है। ठीक है, तो वर्क अगर हमको पता है तो टेंशन मेथड में बेसिकली हमें करना ये होता है कि जो नेट वर्क होता है, नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वो हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है, इसको वर्क एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे जब वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखें कि टेंशन फोर्स का जो नेट वर्क डन होता है वो जीरो होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सेकेंड मेथड के बारे में समझेंगे जहां पे हमें दो बॉडीज के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, इसको नोट करो। जिसने भी होमवर्क किया है मुझसे क्लास के बाद आके मुझे दिखा सकते हो कि क्या तुमने सॉल्व किया है। ठीक है, जिन्होंने किया है, क्योंकि कई बच्चों ने आके मुझसे पूछा था, मैंने बताया था आंसर उनका सही है गलत है। तो मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे एक दो क्लास पहले, जिन्होंने भी किया है या जिनको डाउट है वो क्लास के बाद आके मुझसे अकेले में पूछोगे। ठीक है, तो हमें करना है नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इस मेथड में एक सिंपल एग्जांपल से इसको पहले समझते हैं। एक पुली की मदद से अगर हम दो ब्लॉक को हैंग करते हैं तो एक ब्लॉक अगर नीचे जाएगा तो दूसरा ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये x1 नीचे गया है और ये जो ब्लॉक है ये x2 ऊपर गया। ठीक है, टेंशन का फोर्स जो होता है स्ट्रिंग में वो हमेशा बॉडी को पुल करता है, तो इस पर टेंशन टी ऊपर लग रही है, इसमें भी टेंशन टी ऊपर लग रही। ठीक है, तो आपको टोटल वर्क डन जो टेंशन का है उसको जीरो कर देना है। तो टेंशन का फोर्स का जो वर्क है इसमें फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन पे है, जैसे मैंने बताया ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ है तो वर्क डन एफ एक्स होता है। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ है तो वर्क डन हो जाएगा टी इंटू एक्स टू। ठीक है, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हैं तो वर्क डन हो जाएगा माइनस टी एक्स वन। ठीक है, माइनस क्यों आया? क्योंकि ये अपोजिट होते हैं तो माइनस आता है, सेम डायरेक्शन होते हैं तो प्लस आता है। ये नेट वर्क डन को जीरो कर दोगे तो यहां से टी एक्स टू इज इक्वल टू टी एक्स वन मिल जाएगा, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन होगा। जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में है वही वेलोसिटी पे है और वही रिलेशन एक्सेलरेशन पे होगा। ठीक है, तो आपको नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स को जीरो के बराबर करना है। ठीक है, तो टेंशन फोर्स का वर्क किसके ऊपर? जो ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर। तो आपको सिस्टम में आपको एक या दो या तीन कितने भी ब्लॉक्स दिख सकते हैं, तो उन सारे ब्लॉक्स पे क्या क्या टेंशन का फोर्स लग रहा है उसको लिख लोगे। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट हैं तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और सेम डायरेक्शन पे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और टोटल वर्क को आप जीरो के बराबर करके रिलेशन निकाल सकते हो दोनों के x2 x1 में क्या रिलेशन होगा। जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में है अगेन वही रिलेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल था, आगे हम और समझते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो दो अलग अलग रस्सियां हैं। एक रस्सी तो ये है जो पूरी घूम के वापस यहां तक पहुंची है, और एक दूसरी रस्सी यहां पे आपको दिखती है। ठीक है, ये जो पुली है ये फिक्स नहीं है, ये पुली मूव कर सकती है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था मूवेबल पुली के बारे में, तो ये पुली मूव कर सकती है, ऊपर और नीचे इसका मोशन हो सकता है। इस पुली में जरा और समझते हैं कि यहां से आपको दिखता है कि एक रस्सी इधर गई है, एक रस्सी इधर गई है और एक रस्सी इधर गई। ठीक है, हम लोग जो पुली को यूज कर रहे हैं वो पुली होती है मासलेस। ठीक है, हम लोग एनएलएम के चैप्टर में जो भी पुलिस यूज करेंगे वो मासलेस होती है। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर किसी का मास जीरो है, ठीक है, अगर किसी का मास जीरो है, ये नेट फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उस बॉडी पर जो नेट फोर्स लगता है वो भी जीरो होता है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जिसका मास जीरो है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो भी हमेशा जीरो के बराबर होना चाहिए। इसका यह मतलब रहा कि अगर हमने इस पुली को देखा है तो यहां पे रस्सी जब गई है तो रस्सी का काम है पुल करना, तो यहां पे टेंशन टी होगी और यहां भी टेंशन टी होगी। दोनों जगहों पे सेम टेंशन इसलिए क्योंकि ये सेम रस्सी यहां से घूम के गई है, तो दोनों रस्सियों में सेम टेंशन रहेगी। तो ये जो रस्सी आपको दिख रही है इस रस्सी में टेंशन 2T की होगी। रीजन वही है, क्योंकि पुली मासलेस है तो हमको नेट फोर्स हमेशा जीरो चाहिए। तो जितना भी पुली के ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उतना ही पुली में नीचे की तरफ भी फोर्स लगना चाहिए। तो अगर ये दोनों रस्सियों में टेंशन T और T है तो इस रस्सी में जो टेंशन होगी वो 2T के बराबर होगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है।
यहां से रस्सी आई, फिर घूम के ऊपर गई, फिर यहां से रस्सी आई, फिर ये घूम के ऊपर गई, और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रिंग में कहते हैं कि टेंशन टी है, तो यहाँ भी टेंशन टी होगी, ये हर जगह पे टेंशन टी होगी। क्यों रहेगी सेम सेम टेंशन हर जगह? स्ट्रिंग सेम है। जब तक स्ट्रिंग सेम रहती है उसमें टेंशन सेम रहती है। और इन दोनों में टी और टी है तो यहाँ टेंशन आप 2T लिखोगे, इन दोनों में टी और टी है तो यहाँ भी टेंशन आप 2T लिखोगे। ठीक है। तो ऐसा कहीं भी डायग्राम आपको दिखता है कि पुली के एक साइड पे दो रस्सियां हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर इन दोनों रस्सियों में टेंशन टी और टी है तो यहाँ पे टेंशन 2T हो जाएगी। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करते हैं और इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो हो सकता है कि एक ब्लॉक नीचे जा रहा होगा x1 से, और एक ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा x2 से। ठीक है। अगर ये रस्सी हमको पूरी एंड से, स्टार्ट से लेकर एंड तक सेम है, तो इसमें टेंशन टी है, इसमें भी टेंशन टी होगी, और इसमें भी टेंशन टी होगी, और इन दोनों में टी होगी तो इसमें टेंशन 2T हो जाएगी। यही हमने सीखा। हमें टेंशन का वर्क डन किसके ऊपर निकालना है? ब्लॉक के ऊपर। रस्सी ने ब्लॉक के ऊपर क्या वर्क डन किया है? तो ये जो ब्लॉक दिख रहा है, इसको रस्सी ने टी के फोर्स से ऊपर की तरफ पुल किया होगा, और इस ब्लॉक को इस रस्सी ने अगेन 2T से ऊपर की तरफ पुल किया होगा। ब्लॉक को कितने फोर्स से पुल किया है वो पता होना चाहिए। अब यहां पे फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वर्क डन क्या लिखेंगे? -T(x1). यहां पे फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, 2T(x2) इज इक्वल टू 0। टी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाता है x1 इज इक्वल टू 2x2। ठीक है। जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में है, अगेन वही रिलेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी आ जाएगा। ठीक है। करें नोट। ठीक है, नोट किया। टेंशन के वर्क डन को जीरो करना है किसके ऊपर? आपको जो भी ब्लॉक्स दिखेंगे, आपको उन ब्लॉक पे पता करना है कि कितना टेंशन का फोर्स लग रहा है, और दोनों ब्लॉक पे टेंशन का नेट वर्क डन निकाल के जीरो के इक्वल करना है। ठीक है।
इसमें से इस ब्लॉक को मान लेते हैं कि नीचे गया है x1 से और ये वाला ब्लॉक ऊपर गया x2 से। रिलेशन निकालना है। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 4x2। नहीं, x2 इज इक्वल टू 4x1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेंशन लिखेंगे किसी भी रस्सी पे, और आपको सबसे जो लंबी रस्सी है, जैसे आप अगर इस रस्सी को देखते हैं तो ये रस्सी सबसे लंबी है और ये रस्सी पूरी घूम के यहाँ तक गई है। तो इसमें अगर हम टेंशन टी मानते हैं तो हर जगह पे टेंशन टी होनी चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। और जब इन दोनों में टेंशन टी और टी होगी, यहाँ पे टेंशन 2t लिख दोगे, ठीक है। और इन दोनों में टी और टी है तो अगेन यहाँ पे टेंशन 2t लिख दोगे। उसके बाद टेंशन का फोर्स पुल करता है, तो इस ब्लॉक को टेंशन टी ने ऊपर की तरफ पुल किया है। और ये जो ब्लॉक दिख रहा है, इससे क्योंकि दो रस्सियां अटैच्ड हैं तो दोनों रस्सियों ने उसको ऊपर की तरफ पुल किया। ठीक है, अब वर्क डन की बात करते हैं तो फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो ये वर्क डन हो जाएगा TX2 का। ठीक है, यहां पे फोर्स तो ऊपर है, ये दोनों फोर्स ऊपर है, लेकिन ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो वर्क डन होगा -4t × x1। क्यों? क्योंकि ये दोनों को मिला के 4t की टेंशन आ जाएगी और ब्लॉक नीचे गया है तो उसको 0 कर देंगे, तो x2 यहां पे हमको 4x1 के बराबर मिल जाता। ठीक है, x2 और x1 में रिलेशन निकालने के लिए हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल होगा। ठीक है, तो हमें आसान मेथड समझना है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पे आपको मल्टीपल पुलिस दिख रही हैं, बहुत सारी पुलिस आपको मिल रही हैं, तो आपको सिंपली टेंशन के वर्क डन से उस मेथड को करना है, वो आसान रहेगा हमेशा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के मेथड से भी रिलेशन में निकाल सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें टेंशन के वर्क डन से निकालना है। निकालो रिलेशन, डाल दो। x1/4? नहीं। नहीं, 3 भी नहीं आएगा।
हाँ, 7x2 इज इक्वल टू x1 आएगा, x1 इज इक्वल टू 7x2 आएगा। आप किसी भी स्ट्रिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले भी ये सीखा है, जब मैंने बताया आपको कि यहां पे टेंशन टी और टी है तो यहां टेंशन टू टी होगी, इन दोनों में टेंशन टी और टी है तो यहां टेंशन टू टी होगी। ठीक है, अगर यहां पे आप टेंशन टी मान लेते तो क्या होता, इसको अगर टी मानते तो ये कितने होते, टी बाई टू, आधे होने चाहिए, जितना भी ये है उसका आधा यहां पे हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं भी टेंशन टी मानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पे जितनी भी टेंशन होगी उसकी दुगनी टेंशन यहां होगी, यहां पे जितनी टेंशन होगी उसकी दुगनी टेंशन यहां होगी, इस बात को हमें यूज करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे टेंशन टी मानता हूं तो ये भी टेंशन टी रहेगी, क्यों रहेगी टेंशन, क्योंकि ये पूरी रस्सी आपको सेम दिख रही है तो इन दोनों में टेंशन हमेशा सेम होनी चाहिए, और यहां पे टी और टी है तो यहां टेंशन टू टी हो जाएगी। ठीक, अब ये रस्सी आपको दिख रही है टू टी वाली, तो यहां पर भी रस्सी गई है तो इस रस्सी में भी टेंशन टू टी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और इन दोनों में टेंशन टू टी है तो यहां पे टेंशन 40 हो जाएगी, टू टी एंड टू टी की टेंशन मिला के यहां 40 हो जाएगी, और ये रस्सी घूम के यहां पे आई है तो इस रस्सी में टेंशन 40 के होगी। ठीक, अब इस ब्लॉक को देखा जाए तो इस रस्सी ने खींचा है, इसने भी खींचा है और इसने भी खींचा है, तो ये तीनों रस्सियां मिलकर इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल कर रही हैं, और इस ब्लॉक को पुल करने वाली एक सिंगल रस्सी है। ठीक है, तो अब वर्क डन की बात करते हैं, तो यहां पे फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो वर्क डन को Tx1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे फोर्स देखा जाए तो सबको मिला के फोर्स है 7T का, इन तीनों को मिला के जो फोर्स आएगा वो 7T का आएगा, लेकिन ब्लॉक नीचे जा रहा है तो वर्क डन हो जाएगा -7T इंटू x2 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात, यहां पे टेंशन इस ब्लॉक को खाली एक रस्सी ने खींचा है तो खाली T इंटू x1 आया है, बट इस ब्लॉक को खींचने वाली तीन रस्सियां हैं, तीनों को मिला के जो टेंशन आएगी वो 7T की आएगी, और 7T का फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ तो वर्क डन नेगेटिव लिखेंगे, यहां से x1 इज इक्वल टू 7x2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन निकालें।
क्या आएगा? यहां पे आएगा x1 इज इक्वल टू x2। यहां पे आपको देख सकते हो एक ही रस्सी दिख रही है, और यहां पे कोई मूवेबल पुली है क्या? नहीं है। ये पुली तो फिक्स है ना, इसको इससे जोड़ दिया गया है दीवार से, तो ये पुली तो मूव कर ही नहीं सकती, तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। जितना ये नीचे जाएगा उतना वो लेफ्ट में जाएगा। आप टेंशन के मेथड से भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली भी लिख सकते हो। जैसे अगर इस रस्सी में टेंशन टी है, तो ये रस्सी यहां गई, यहां भी टेंशन टी, रस्सी यहां आई, यहां भी टेंशन टी। टेंशन सब जगह सेम है। इसको टेंशन टी ने ऊपर की तरफ पुल किया है, इसको टेंशन टी ने लेफ्ट की तरफ पुल किया है। तो अगर ये लेफ्ट की तरफ गया है तो वर्क डन Tx2 आ जाएगा पॉजिटिव, और ये टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वर्क डन आ जाएगा Tx1 0। तो आप कोई कह सकते हो x2 इज इक्वल टू x1 आ जाए। ठीक है। इनमें निकाले रिलेशन। x2 इज इक्वल टू 4x1। इस एंगल को थीटा ले लो। देखते हैं अभी। तो अगर इस रस्सी में टेंशन टी है, तो यहां भी टेंशन टी होगी, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सेम है। ठीक है, तो ये पूरी रस्सी यहां से यहां तक सेम दिखती है, तो दोनों में टेंशन टी है। और इन दोनों में टेंशन टी है, तो यहाँ टेंशन टू टी हो गई। ये रस्सी घूम के यहाँ आई, यहाँ भी टेंशन टू टी हो गई। और ये रस्सी घूम के यहाँ गई, यहाँ भी टेंशन टू टी हो गई। और इन दोनों में टू टी है, तो यहाँ पे टेंशन 40 हो गई। ठीक है, ये लिख लो पहले। फिर आपको देखना है कि टेंशन ने कितना वर्क डन किया है। तो टेंशन का फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन पे, और डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है इसी डायरेक्शन पे। तो क्या वर्क डन लिखेंगे यहां पे? T इंटू x2। थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। और यहां पे टेंशन इस ब्लॉक पे देखा जाए तो टेंशन 4T की लग रही है ऊपर की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे की तरफ। तो यहां वर्क डन लिख देंगे -4T x1 इज इक्वल टू 0।
तो x2 इज इक्वल टू 4x, ये आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पे हम ये मान के चलते हैं कि ब्लॉक ने ग्राउंड का कांटेक्ट नहीं छोड़ा है, तो ये ब्लॉक तो नीचे गिर रहा होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इस ब्लॉक को हम राइट की तरफ खींचेंगे तो ऊपर चलने लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। या अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो ये वाला ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन पे चल रहा होगा और इसने ग्राउंड का कांटेक्ट नहीं छोड़ा है। तो अब इनमें रिलेशन निकालना है। x2 cos थीटा इज इक्वल टू x1। ठीक है, तो इसमें टेंशन टी हम ऊपर मान लेते हैं, और क्योंकि रस्सी सेम है तो यहां भी टेंशन टी का ही फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, बट यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर आप देखें तो फोर्स तो लगा है इस तरफ, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस तरफ, और यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा का एंगल है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे वर्क डन हम लिख सकते हैं T x2 कॉस थीटा, यहां वर्क डन हो गया। और यहां पे तो अपोजिट है, तो जो अपोजिट होते हैं तो माइनस TX1 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, तो वर्क डन का फॉर्मूला F x कॉस थीटा लगा दिया। यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो वो माइनस लिख देंगे सीधे, तो यहां से x2 cos थीटा इज इक्वल टू x1 आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आईआईटी में आया हुआ है, आप करेंगे ट्राई।
ये दोनों ब्लॉक नीचे गिर रहे हैं x1 से, तो ये बीच वाला ब्लॉक किधर जाना चाहिए? ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ चला जाता है x2 से। ये रिलेशन बताना। नहीं, x1 इज इक्वल टू x2 cos थीटा। ठीक है, ये है। यहाँ पे आपको तीन ब्लॉक्स दिख गए, कोई बात नहीं, हम तीनों पे वर्क डन निकाल के जीरो करेंगे। तीन ब्लॉक हैं तो तीनों पे वर्क डन निकालेंगे। और यहाँ पे टेंशन की जहां तक बात है, तो इस रस्सी में अगर हम टेंशन टी मानते हैं तो यहाँ भी टेंशन टी रहेगी। और ये सिमेट्रिकल डायग्राम है, मतलब दोनों तरफ आपको सेम डायग्राम दिख रहा है। तो यहां भी टेंशन टी और यहां भी टेंशन टी रहेगी, सेम है सब कुछ। जैसा राइट में है वैसा लेफ्ट में है, तो हम अलग अलग टेंशन नहीं मान के सीधे आप टेंशन सेम मान सकते हो। ठीक है, तो यहां पे टेंशन टी है, यहां टी, यहां पे टेंशन टी, यहां पे टी। इस ब्लॉक पे टेंशन टी ऊपर लगा है और ये ब्लॉक नीचे गया है। ठीक है, इस ब्लॉक पे टेंशन टी का फोर्स ऊपर लगा है और ये ब्लॉक भी नीचे गया है। और यहां पे टेंशन टी इस तरफ आई है और यहां पे टेंशन टी इस तरफ आई। ठीक है, तो हर टेंशन ने क्या क्या वर्क किया है वो हमें लिखना है। तो यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो वर्क डन लिख देंगे -T(x1). यहां भी अपोजिट है, तो यहां भी लिख देंगे -T(x1). ठीक है, इस वाली टेंशन का फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में थीटा का एंगल हमको दिख रहा है? तो इसने वर्क डन किया है +Tx2 cos थीटा। और इस टेंशन का फोर्स इधर है और इसने भी थीटा का ही एंगल बनाया है, तो इसका वर्क डन भी है Tx2 cos थीटा। इसका वर्क डन भी है Tx2 cos थीटा। और ये सारे वर्क डन हमने निकाल के जीरो के बराबर करने हैं। ठीक है, कौन से चार वर्क डन आए हैं? एक इसके ऊपर टेंशन का वर्क, एक इसके ऊपर टेंशन का वर्क, एक इस टेंशन का वर्क और एक इस टेंशन का वर्क। चारों टेंशन के वर्क निकाल के हमें जीरो के इक्वल कर देना है। तो यहां से आपको मिल जाता है x1 इज इक्वल टू x2 cos थीटा। ठीक है, ठीक है।
तो एग्जाम में हमें ये रिलेशन निकालने के लिए ऑब्वियसली सवाल आ सकते हैं, बट जो क्वेश्चन आएंगे वो हो सकता है कि ये रिलेशन निकालने पे ना आए, बल्कि जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे कुछ आ सकते हैं कि इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस कितने हैं वो बताना है। ठीक है, उन पे भी हम अभी आते हैं। पहले आपने अगर इसको नोट कर लिया है तो नेक्स्ट पार्ट में एक बार और एक और चीज समझते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही ब्लॉक हो, दो से ज्यादा हो सकते हैं। ये x1 से नीचे जा रहा है, ये x2 से, या चलो ठीक है। x1 x2 x3 x4 सब में रिलेशन बताना है। तो रिलेशन क्या आएगा? क्या x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू? नहीं। जब रिलेशन हम लोग निकालते हैं तो वो सब आपस में एक ही इक्वेशन से जुड़े होते हैं। जैसे आ सकता है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x3 प्लस x, एक ही रिलेशन में सब लोग आएंगे। x1 प्लस x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x4। तो मैं यहां पे टेंशन T मान लेता हूं, तो ये रस्सी सेम है तो यहां भी टेंशन T होगी, और इन दोनों में टेंशन T है तो यहां पे टेंशन 2T हो जाएगी। ये रस्सी यहां पे आई, यहां भी टेंशन 2T हो गई, और यहां पे टेंशन 2T है तो फिर से यहां पे टेंशन T और T आएगी, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वही यहां पे होना चाहिए। तो अगर ये 2T है तो यहां पे टेंशन T और T हो गई। ठीक है, फिर चार ब्लॉक हैं, चारों पे वर्क डन लिख लो। जो सेम डायरेक्शन पे है पॉजिटिव, जो अपोजिट है वो नेगेटिव। तो यहां पे अपोजिट है तो माइनस TX1, यहां पे सेम है तो प्लस TX2, इसमें अपोजिट है तो माइनस TX3, और यहां पे सेम डायरेक्शन है तो प्लस TX4। तो T कैंसिल हो जाएगा, यहां मिलेगा माइनस x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0। तो x2 प्लस x4 इज इक्वल टू, सॉरी, x2 प्लस x4 इज इक्वल टू x1 प्लस x3। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनका यूज क्या है? तो हमने टेंशन का वर्क डन की मदद से रिलेशन निकालना तो सीख लिया, बट एग्जाम में रिलेशन के ऊपर सवाल नहीं आएगा। एग्जाम में क्या सवाल आएगा उस सवाल को देखते हैं और फिर उसको करना भी सीखते हैं। कुछ देर पहले हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया था और इसमें इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन भी निकाला था।
ठीक है, हमने किया था, सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था, ये देखो यहाँ पे किया। ठीक है, हमने इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाला था। लेकिन अब क्या है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, हमसे कहेगा कि इस ब्लॉक का मास बता देगा। इस ब्लॉक का मास मान लो दिया है 4 kg का, और इस ब्लॉक का मास दिया है 16 kg का। ठीक है, या चलो ठीक, कोई कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमसे पूछेगा कि इन ब्लॉक्स के क्या एक्सेलरेशन है, इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको पूछता है फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। तो ठीक है, हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये बात तो समझ में आ गई कि दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर एक मूवेबल पुली आ गई है, तो ये दोनों बराबर नहीं चलेंगे, तो एक्सेलरेशन भी बराबर नहीं होंगे, ये हमको पता है। अगर मैं इस स्ट्रिंग में टेंशन टी मानता हूं, तो ये स्ट्रिंग घूम के यहां गई है, यहां भी टेंशन टी, और फिर ये स्ट्रिंग यहां गई है टेंशन टी। इन दोनों पे टेंशन टी और टी है, तो यहां पे टेंशन 2t। ठीक, आप एक को x1 और एक को x2 लिख के रिलेशन निकाल सकते हो, लेकिन हम वो रिलेशन निकालेंगे नहीं। हम एग्जाम में सवाल आया है एक्सेलरेशन निकालने का, तो हम सीधे एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। x1 x2 का रिलेशन निकालने का तरीका हमको पता है। ठीक है, तो तुम्हें ये समझना है कि हमें जब दोनों ब्लॉक्स पे टेंशन कितनी लग रही है ये पता है। इस पे टेंशन का फोर्स लग रहा है T का, और इसमें टेंशन का फोर्स लग रहा है 2T का। ठीक है, जिसमें टेंशन ज्यादा होगी, जिसमें टेंशन ज्यादा होगी उसके एक्सेलरेशन को तुम A मानोगे। जिसमें टेंशन ज्यादा होगी उसके एक्सेलरेशन को तुम A मानोगे, और जिसमें टेंशन कम होगी उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में टेंशन है। या आप ऐसे समझ लो कि ये जो T1 इंटू A1 होता है, ये एक्चुअली T2 इंटू A2 के बराबर होना चाहिए। ये तरीका समझो कि T1 इंटू A1 जो होता है वो T2 इंटू A2 के बराबर होना चाहिए। तो T1 इंटू A1 कितना आ गया इनका मल्टीप्लीकेशन, 2TA। यहां पे 2TA आना चाहिए, तो यहां पे तो टेंशन T है तो A कितना होना चाहिए, तभी जाकर यहां पर भी 2TA हो जाएगा और यहां पर भी 2T हो जाएगा। तो आपको यह समझना है कि T1 A1 T2 A2 के बराबर होना चाहिए। तो T1 A1 में अगर ये A है तो 2T इंटू A शुड बी इक्वल टू T इंटू 2A, तभी जाके ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, या ऐसे भी समझ सकते हो, अगर यहां पे देखो जिसमें टेंशन ज्यादा होगी उसका एक्सेलरेशन तुम ए मानोगे, जिसमें टेंशन ज्यादा होगी उसका एक्सेलरेशन ए मानोगे, और टेंशन अगर 1:2 के रेशियो में है तो एक्सेलरेशन उल्टा 1:2 के रेशियो में आएगा। अगर टेंशन 1:2 है तो एक्सेलरेशन उल्टा 1:2 के रेशियो में आने वाला है। तो अगर 2T वाली रस्सी का एक्सेलरेशन ए है तो T वाली रस्सी जो ब्लॉक होगा उसका एक्सेलरेशन 2A हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर तुम फिर से मैं अगर पीछे जाऊं तो हम लोगों ने देखो रिलेशन निकाला था जब, तो क्या रिलेशन आया था यहां पे, x1 इज इक्वल टू 2x2। मतलब ये जितना चलेगा ये हमेशा इसका दुगना चलेगा। x1 जो है वो x2 का दुगना है। आप सीधे सीधे टेंशन देखें ना, टेंशन देखें, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। तो 2T के संग अगर x2 है और T के संग अगर x1 है, तो अगर देखोगे तो 2TX2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो क्या प्लस TX1 हो जाएगा। मतलब टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। वो टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन भी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन सेम मिलना चाहिए। तो वही मैं यहां पर तुमको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमें कोई भी सवाल आता है जिस रस्सी में ज्यादा टेंशन है उसमें एक्सेलरेशन ए मान लो, और जिस रस्सी में कम एक्सेलरेशन है वो उसका एक्सेलरेशन कैसे मैंने 2A लिखा, टेंशन 1:2 है तो एक्सेलरेशन उल्टा 1:2 होगा। ठीक, इतना लिखने के बाद बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसके ऊपर mg का फोर्स लगा सकते हैं। कितना लगेगा mg,
160 और इस पे mg कितना लगेगा 40। इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, नीचे जा रहा है तो 160 माइनस 2t इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, और इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, t माइनस 40 इज इक्वल टू 4a, 4 इंटू 2a। देखो t का फोर्स ऊपर है, 40 का फोर्स नीचे है, और जा ऊपर रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो t माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 2a। ये दो इक्वेशंस आपको यहां पे मिल गई। हमें निकालना है a, तो क्या एलिमिनेट करना होगा, टेंशन को एलिमिनेट करना हो। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं टेंशन को, हम इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या यहां पे 2t का टर्म आ जाएगा, और फिर पहली इक्वेशन में ऐड कर देंगे तो माइनस 2t और प्लस 2t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये इक्वेशन बन जा रही है 2t माइनस 8t इज इक्वल टू 16a बन जाएगी इक्वेशन। और इसको अगर मैं थर्ड कहता हूं तो अब तुम्हें क्या करना है, पहली और तीसरी इक्वेशन को आपस में जोड़ देना है, दूसरी इक्वेशन को इग्नोर करना है, पहली और तीसरी इक्वेशन को आपस में जोड़ देना है। तो जब हम फर्स्ट और थर्ड को आपस में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो 2t और 2t तो कैंसिल हो जाएगा, 160 में से 80 कैंसिल होकर 80 बचेगा, और राइट हैंड साइड में 32a बचेगा। यहां से a की वैल्यू आ गई, a आ जाता है 80 डिवाइड बाई 32, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 2.5 आ जाए, या a की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक बार नोट करो, कोशिश करो समझने की क्या बताया गया है। ठीक है, तो फिर से समझो क्या करना है। आपको सबसे पहले किसी भी रस्सी में क्या टेंशन है उसको लिख लेना है। तो इस रस्सी से मैंने स्टार्ट किया, यहां पे टेंशन टी है, यही रस्सी यहां गई, यहां भी टेंशन टी है, और फिर ये स्ट्रिंग घूम के आई तो टेंशन टी है, और इन दोनों में टेंशन टी थी तो यहां पे टेंशन 2t हो गई, ठीक। इस ब्लॉक से जो रस्सी जुड़ी है अगर उसमें टेंशन टी है, और इस ब्लॉक से जो रस्सी जुड़ी है उसमें टेंशन 2t है, जिस रस्सी में ज्यादा टेंशन है उस रस्सी से जुड़े हुए ब्लॉक का एक्सेलरेशन तुम a मानोगे। जिस रस्सी में ज्यादा टेंशन है उस रस्सी से जुड़े हुए ब्लॉक में एक्सेलरेशन a मानोगे, और अगर टेंशन 1:2 के रेशियो में है तो एक्सेलरेशन उल्टा 1:2 के रेशियो में आना चाहिए। तो जिस रस्सी में ज्यादा टेंशन थी उसमें a है, तो जिसमें कम टेंशन थी उसमें एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा, ये मान लिया। फिर इसका मास 16 kg का है तो वेट उसका 160 का हो गया, ये 4 kg का है तो 40 का हो गया, ठीक है। और ये वाला ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो हमने इक्वेशन लिख दी 160 माइनस 2t इज इक्वल टू 16 इंटू ए, और इसकी इक्वेशन लिख दी t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। टी को एलिमिनेट करना था तो मैंने इस इक्वेशन को, यहां मैंने देखा कि यहां 2t आ रहा है, तो मुझे ये भी अगर 2t मिल जाए तो एलिमिनेट हो जाएगा ऐड करने से, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने में ये भी 2t आ जाएगा, और जब हम पहली और तीसरी को जोड़ेंगे तो 2t कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू हमको मिल जाती, ठीक है।
तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ऐसे सवाल जहां पर दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होते हैं, वहां पे आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। और जब एक्सेलरेशन सेम होते हैं तो क्या करना था? जब एक्सेलरेशन सेम होते थे तो क्या करना होता था? नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए, क्योंकि तब सब ए से चल रहे होते हैं। लेकिन अगर सब ए से नहीं चल रहे हैं तो आपको दोनों की इक्वेशन अलग अलग लिखनी है और वहां से आपको आंसर निकालना है। ठीक है? निकालो एक्सेलरेशन दोनों के। एट पॉइंट थ्री थ्री। अरे यार, क्वेश्चन गलत हो गया। ये तो आसान हो गया। क्यों? यहां पे कोई मूवेबल पुली नहीं है, और जब मूवेबल पुली नहीं है तो आपको सिर्फ लिखना है नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। और यहां पे दोनों के एक्सेलरेशन सेम होने वाले हैं। ठीक है? क्यों सेम आ रहे हैं समझ में आ रहा है? कोई भी सवाल आएगा तो आपको पहले देख लेना है कि क्या कोई पुली मूव करने वाली है भी कि नहीं है। इस क्वेश्चन में दोनों पुली फिक्स हैं, ये भी एक फिक्स पुली है और ये भी एक फिक्स पुली है। तो यहाँ पे जब पुली मूव ही नहीं कर सकती है तो दोनों ब्लॉक एक ही रस्सी से आपस में जुड़े हैं, यही रस्सी घूम के यहाँ चली गई है, तो यहाँ पे दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो जाएंगे। और दोनों के एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब ये नीचे आ रहा होगा ए से और ये लेफ्ट में जा रहा होगा ए से। कितना है नेट पुलिंग फोर्स? मैंने बताया था कि जो ब्लॉक हैंग कर रहा है उस पे mg लगता है, जो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे है उस पे mg साइन थीटा लगता है, और जो फ्लैट सरफेस पे है उस पे mg का कोई यूज नहीं होता है। तो इस पे mg का कोई यूज नहीं होने वाला है, बस mg का यूज इसी पे होने वाला है। कितना है वो? 100। तो नेट पुलिंग फोर्स है 100। नेट पुलिंग फोर्स है 100, क्योंकि ये तो फ्लैट सरफेस में, उस पर कोई पुलिंग फोर्स नहीं है। 100 इज इक्वल टू टोटल मास कितना है? 2 + 10 इंटू, ये आंसर आ जाएगा यहां से। ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो मैं देना चाह रहा था वो एक्चुअली गलत हो गया है। मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं जो मैं देना चाह रहा हूं।
अब इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको पुली मूवेबल कोई दिख रही है। हाँ, अब ये पुली जो है मूव कर सकती है। ठीक है, और जैसे ही मूवेबल पुली आएगी दोनों के एक्सेलरेशन आप अलग अलग मान लेंगे। इसका मास है 6 kg का, इसका मास है 2 kg का। अब निकालो आंसर। फाइव। क्या आता है आंसर? 6 आ रहा है। ठीक है, शायद 6 ही होगा, चेक कर लेते हैं अभी। अगर इस स्ट्रिंग में आप टेंशन टी मानते हैं तो यहां भी टेंशन टी होगी, तो इधर टेंशन 2T हो जाएगी और यहां भी टेंशन 2T हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं, मुझे नहीं पता आंसर। ठीक है, अब ये 2T की टेंशन इसमें ऊपर की तरफ लग रही है और यहां पे T की टेंशन इसमें राइट की तरफ लग रही है। ठीक है, तरीका यह है कि जिसके पास ज्यादा टेंशन है उसके एक्सेलरेशन को हम A मानते हैं, और जिसके पास कम एक्सेलरेशन सॉरी कम टेंशन है उसके पास ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। ज्यादा टेंशन वाले के पास कम एक्सेलरेशन और कम टेंशन वाले के पास ज्यादा एक्सेलरेशन। क्योंकि टेंशन 1:2 के रेशियो पे है तो एक्सेलरेशन भी 1:2 के रेशियो पे आना चाहिए, तो यहां पे टेंशन 2 है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन वाली रस्सी में एक्सेलरेशन ए है, और अगर 2T वाली में ए है तो T वाली रस्सी में एक्सेलरेशन 2A हो जाएगा। ठीक है, बाकी फोर्सेस की बात करें तो और क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? 60 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? 60 माइनस 2T इज इक्वल टू 6 है। 60 माइनस 2T इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी? इस पे mg का कोई यूज नहीं हो रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा है, तो यहां पे सिर्फ ये टेंशन के फोर्स ने इसको आगे की तरफ खींचा है, तो टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां लिख देंगे T इज इक्वल टू मास है 4 का, नहीं 2 का है, मास है 2 का और एक्सेलरेशन है 2A। टेंशन को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे? अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे हो जाएगा 2T इज इक्वल टू 8A। और अब क्या करना है? पहली और तीसरी इक्वेशन को आपस में ऐड कर देना है।
तो जैसे ही हमने पहली और तीसरी क्वेश्चन को ऐड किया तो 2t तो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 60 बचेगा, राइट हैंड साइड में कितना बचता है 14a। ना तो 5 आया ना 6 आया, कितना आता है 30/7, 30/7 कितना हो जाएगा 4.28, इतना आएगा। ठीक है, फोर टी इज इक्वल टू, ये वाली क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहां पे इस ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक आगे क्यों चला, ये ब्लॉक आगे क्यों चला, क्योंकि टी ने खींचा, और ये तो हैंग कर नहीं रहा है जैसे एमजी, एमजी का कोई यूज नहीं है, एमजी तब लगता है जब ब्लॉक ऊपर या नीचे चलता है, तब एमजी का कोई यूज होता है। तो यहां पर इस ब्लॉक को चलाने का काम सिर्फ इस टी ने किया है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिखा है। ठीक है, निकालो एक्सेलरेशन। ट्वेंटी।
40/17 आएगा शायद, शायद मुझे नहीं पता, मैंने जो कैलकुलेशन करी है उसके हिसाब से 40/17 आ सकता है। देख लेते हैं। फिर से समझो क्या तरीका है, क्योंकि यही तरीका हर सवाल में हमको लगाना होता है। सबसे पहले आप टेंशन का फोर्स लिखेंगे, और आप कहीं भी टेंशन मानते हैं और T/2 T/3 ऐसा कुछ आने लगे तो उल्टा करो। ठीक है, जैसे मान लो अगर तुमने यहां पे टेंशन T मान ली होती, अभी नोट नहीं करना, अगर यहां पे टेंशन T मान ली होती तो ये रस्सी यहां जाती तो यहां टेंशन T लिखते, तो फिर यहां पे T/2 लिखना पड़ता, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर आपको T मिलता है। ठीक है, तो ऐसा करने से अच्छा है कि हम यहां पे T/2 मिल रहा है तो हम इससे बचना चाहेंगे, तो हम यहां से टेंशन स्टार्ट करेंगे और यहां पे टेंशन T और T मान के फिर बाकी जगहों पे टेंशन लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपको T/2 ऐसा कुछ टर्म मिलने लगे तो हम उससे बेहतर रहेगा कि हम लोग यहां पे यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, तो इधर टेंशन 2T। ठीक है, और इधर अगर टेंशन 2T की आ जाएगी तो यहां भी टेंशन 2T की होनी चाहिए। ठीक, अब इस ब्लॉक पर टोटल टेंशन देखी जाए तो दोनों को मिला के 3T है, और इस ब्लॉक पे टेंशन है T की। ठीक है, जिस ब्लॉक पर टेंशन ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन आप ए मानेंगे। ऊपर मानो नीचे मानो फर्क नहीं पड़ता है, बट ए मानना है। और एक को अगर नीचे माना है तो दूसरे को ऊपर मानोगे, अगर एक को नीचे माना है तो दूसरे को ऊपर मानोगे। कितना होगा एक्सेलरेशन इसका? 3a होगा। क्यों? फिर से वही रीजन, अगर यहां पे 3t है और यहां t है तो 3t वाले में a है तो t वाले में 3a होगा, जिससे कि टेंशन इंटू a का मल्टीप्लीकेशन जो यहां से आएगा वही यहां से भी आना चाहिए। ठीक है, दोनों वर्टिकल हैंग कर रहे हैं तो दोनों पे mg का फोर्स लगेगा। इस पे mg लगेगा 100 और इस पे mg लगेगा 20। ठीक है, ये तो समझ में आया 100 और 20। क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन? 100 माइनस 3t इज इक्वल टू मास इंटू, ये लिख दिया, 100 माइनस 3t इज इक्वल टू 10 इंटू ए लिख दिया। और इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? ये ऊपर जा रहा है, ध्यान रखना, तो ऊपर जा रहा है तो t माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, लेकिन दिक्कत है कि यहां से t एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो फिर हम यहां पे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 3t हो जाएगा, फिर ऐड करने पे 3t कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 300 माइनस, सॉरी यहां पे गलत कर दिया, 3t माइनस 60 इज इक्वल टू 18 है। और अब लास्ट स्टेप में क्या करना है? पहली और तीसरी इक्वेशन को ऐड कर देना है। ठीक है, तो पहली और तीसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 100 में से 60 गया तो क्या आ गया? 40, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया? 28 है। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाती है 10/7। ठीक है, मैंने क्या बताया था आंसर? ठीक है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए,
आप वो सारे सवाल इसी मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। और फिर मैं डिस्कस भी कर लूंगा उन सवालों को, लेकिन आप घर में जाके एक बार ट्राई करेंगे। इसको नोट करो, फिर उस क्वेश्चन को देता हूं। क्या हो गया इससे? ठीक है, ये क्वेश्चन करो और दूसरा करके आओगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आप करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। और सेम मेथड लगाना है, पहले टेंशन टी माननी है, दूसरे में टेंशन देखनी है कितनी है, जिसमें ज्यादा टेंशन है उसका एक्सेलरेशन ए, कम वाले का एक्सेलरेशन भी लिखोगे, इक्वेशंस बनाओगे और आंसर निकालो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास पे हम लोगों को इसके बाद का पार्ट पढ़ना है, दैट इज हम ये क्या पढ़ेंगे आगे। ये जो पुली है, ये पुली इस इंक्लाइन प्लेन से जुड़ी हुई है। जोड़ने के लिए हम लोग को लगाना होता है क्लैंप। मतलब जैसे ये पुली है, आपको उसको किसी सी भी चीज से जोड़ना है, तो ये जो होता है इसको क्लैंप कहते हैं। तो हमको ये पढ़ना होगा कि ये जो क्लैंप है ये कितना फोर्स लगा रहा है। ये पुली अपनी जगह पर रुकी हुई है, घूम जरूर रही है लेकिन ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही है, रुकी हुई है। तो इस क्लैंप ने कितना फोर्स पुली पे लगाया होगा, इस वाले पार्ट को नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।